हेलो बच्चों। तो अपने लास्ट टॉपिक के अंदर गाउस का नियम पढ़ा था और गाउस के नियम की क्या खास बात है। गाउस के नियम की सहायता से हम विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें अपन विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे। और वैसे गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स को परिभाषित भी कर सकता है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। उसका कहना सिर्फ इतना है कि अगर आवेश है तो विद्युत फ्लक्स होगा, अगर आवेश नहीं है तो विद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इस नियम को लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब समझिए इस चीज को, जब फ्लक्स को बंद पृष्ठ के लिए लिखा जाता है ना बच्चों, तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला आपने ऐसा पढ़ा है E डॉट एस, और अगर अल्पांश के लिए लिखेंगे तो ds, और फिर उसका समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के लिए आएगा। और अगर बंद पृष्ठ है तो आप ऐसा लगा सकते हैं, ये गोला, ये जो गोला समाकलन के साथ में लगता है ना, ये बताता है कि सरफेस इज क्लोज्ड, है ना, सतह कैसी है, हमने बंद पृष्ठ ली है। ठीक, तो यहाँ पर अपन ने लगा दिया। फिर बराबर में क्या, जो गाउस का नियम था समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये गाउस का नियम था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। मैंने आपको ये नहीं बताया था क्योंकि ये अनुप्रयोग में अपन इसको तरीके से डिस्कस करते हैं। सारा अनुप्रयोग में एक पार्ट इससे निकलता है, एक पार्ट यहाँ से खत्म होता है ना। चलिए, तो हमारे पास में फर्स्ट टास्क क्या है, हम गाउस के नियम को व्युत्पन्न करेंगे। हम सिद्ध करेंगे कि phi इज इक्वल्स टू समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है या फिर q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हम ये सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए अब काम करते हैं। तो व्युत्पत्ति के अंदर हमें कूलाम के नियम का उपयोग करना है। तो हमने माना इस व्युत्पत्ति को करने के लिए कि लेट्स सपोज करते हैं कि कोई बिंदु O है और इस O बिंदु पर क्या स्थित है बच्चों, Q आवेश जो है वो स्थित है। इस O बिंदु से लगभग r दूरी पर एक कोई अल्पांश है ds, है ना, यहाँ पे कोई ds अल्पांश होगा। वहां पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है और फिर गाउस का नियम सिद्ध करने के लिए उससे संबंधित फ्लक्स भी ज्ञात करना है। तो हमने बोला कि ऐसा हमने इस आवेश को क्या किया, किसी रैंडम किसी स्वैच्छिक बंद पृष्ठ से बंद कर दिया है हमने, है ना, परिबद्ध कर दिया है। गाउस का नियम लगाना है तो परिबद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो हमने ये कोई स्वैच्छिक आकृति मान ली, कोई स्वैच्छिक बंद पृष्ठ ले लिया जिसमें उस आवेश को स्थित कर दिया और यहाँ पर अपन ने एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, ये क्षेत्रफल अल्पांश होगा, ये बात ध्यान में रखें। तो यहाँ पे ds ये क्षेत्रफल अल्पांश है ना। फिर ये देखते हैं कि q आवेश के कारण एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। दोनों को मिलाते हुए लिखा के अनुदिश जाना चाहिए विद्युत क्षेत्र, ऐसा, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, और ये अल्पांश कहाँ की ओर देखा कि कर्वेचर थोड़ा इस तरफ है नीचे की ओर, तो ये अल्पांश की दिशा ऐसी, क्षेत्रफल की दिशा, और इन दोनों के मध्य कोण कितना है बच्चों, थीटा है। ठीक है, अगर मैं इसे परिबद्ध करूं, किसको, क्षेत्रफल अल्पांश को, तो परिबद्ध करने के लिए मेरे को ऐसा दो डॉट लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ऐसा हमने इसे परिबद्ध भी कर दिया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो कूलाम के नियम से उस पॉइंट P के ऊपर विद्युत क्षेत्र देखना है कि विद्युत क्षेत्र है कितना। ठीक है, वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने बोला कि O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, सदिश रूप में लिखोगे तो आप r कैप लगा सकते हो। ठीक, अपन अभी परिमाण में काम कर लेते हैं। तो E बराबर क्या हो गया, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, विद्युत क्षेत्र निकल चुका है अपना। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि जब हम क्षेत्रफल अल्पांश की बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल अल्पांश ही तो है ds। ठीक, इसके कारण इसके केंद्र पर कोई ना कोई घन कोण बनेगा बच्चों। आपने कोण आइसक्रीम खाई है कभी, खाई होगी, सीधी सी बात है। उस कोण में आप ऐसे देख रहे होते हो कि बीच में तो क्या होता है, मतलब बीच में क्या, लास्ट में तो एक कोना होता है और उस कोने से ऐसा चीज आगे की ओर फैलती हुई जाती है और फिर ऐसा सामने सर्कल होता है, ऐसा ही होता है।
ठीक है। तो उस कोने के ऊपर जो कोण बन रहा है किसके कारण, सामने वाले क्षेत्रफल के कारण, ठीक। वो जो कोने के ऊपर सामने वाले क्षेत्रफल के कारण जो कोण बनता है उस कोण को हम घन कोण या ठोस कोण बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आपने इसका मात्रक भी पढ़ा होगा, है ना। ये क्या है, स्टेरेडियन होता है इसका मात्रक, ठीक है। हम इसे डी ओमेगा से, अल्पांश के लिए डी ओमेगा से इसे प्रदर्शित करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर वो कोण देखा जाता बच्चों तो ये वाला कोण जो है वो वही कोण है और अल्पांश के कारण है, इसलिए हम इसे डी ओमेगा कहेंगे, ठीक। चलिए, तो ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास में आ गया है। तो ds अल्पांश, ds अल्पांश या फिर क्षेत्रफल अल्पांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स, ds अल्पांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, E ds cos थीटा, इतना ही होगा। ds अल्पांश से तो इतना ही है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से कितना होगा, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और बंद पृष्ठ है तो फिर समाकलन का निशान कैसा, वो बंद वाला आएगा, ठीक है। हमने लिखा अतः संपूर्ण बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, ठीक है। कितना होगा भाई, सिंपल सा था, ये डी फाई है, ठीक है, अल्पांश से। तो संपूर्ण के लिए क्या होगा, समाकलन करोगे आप, तो ये हमने समाकलन किया, क्या बच्चों, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। फिर ये समाकलन का निशान है, इसे फाई मत बना देना, ठीक है। तो ई का मान कितना निकाला हमने, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये ds से गुणा हुआ और यहाँ पर क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। अब जो नियत मान है उन्हें बाहर निकाला, तो हमने k को बाहर निकाल लिया है बच्चों और q को भी बाहर निकाल लिया है। तो ये k और q बाहर निकाला, अंदर बंद पृष्ठ के साथ में क्या है, ds कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी है ना, थोड़े चांसेस कम है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने घनकोण पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम घनकोण की परिभाषा यूज करेंगे। घनकोण क्या होता है, तो हम बोलते हैं क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिज्या का वर्ग। यहाँ पर आप देखोगे तो क्षेत्रफल का घटक आ रहा है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में देख रहा है, हमें वही घटक चाहिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में देख रहा है। देखो ds, और ds का विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक कितना है, ds कोस थीटा। तो हमें यही घटक चाहिए जो कि किसकी दिशा में देख रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में देख रहा है, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल का वही घटक देखना है। अब समझिए ये क्षेत्रफल टोटल, अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। ये थोड़ा सा सिंपल सा टास्क है बच्चों, कैसे पता चलेगा, तो उसको क्या नाम है, कोन आइसक्रीम को मेजर करो, सोचो अपने दिमाग में कि ये उसका कोना है और सामने वो कोन आइसक्रीम है ना, पूरी की पूरी, ठीक है। दिमाग में लार नहीं टपकनी चाहिए, पता चले लार टपक जाए आप लोगों की, ठीक है, गर्मियों के दिनों में से भी। तो वो कोन आइसक्रीम आ गई आपके पास में। अब उसको अगर मैं पूरा बना लेता, पूरा सरफेस बना लेता, तो क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो त्रिज्या होती है ना, और एक पूरा अगर मैं सरफेस देता, सममित सरफेस देता, तो वो शायद गोला बना सकता था बच्चों। क्या बनाता, गोला। तो अगर हम इसका पूरे का क्षेत्रफल देखेंगे तो वो किसका क्षेत्रफल होगा, गोले का क्षेत्रफल होगा। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो समाकलन करने पर संपूर्ण क्षेत्रफल लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे भाग किसका लग रहा है, आर स्क्वायर का। तो 4 पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर का भाग लगाओगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, 4 पाई, ठीक है। तो इस संपूर्ण घनकोण का मान कितना आएगा हमारे पास में, 4 पाई आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमने लिखना है इसे, यहाँ पर इसे समीकरण नंबर मैं 2 दे देता हूं, और लिखा हमने घन कोण की परिभाषा से, ठीक है। क्या भाई, समाकलन ds cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बराबर होगा d ओमेगा समाकलन के साथ में, और इसका मान कितना बताया मैंने आपको भी, 4 पाई बताया, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, 4 पाई रखने वाले हैं।
अतः समीकरण 2 से पुनः देखो अब क्या होगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू मल्टीप्लाइड विद 4 पाई। हो गया सॉल्व। बचा क्या है, के का मान कितना होता है निर्वात के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू ऊपर आ रहा है और गुणा हो रहा है किससे, 4 पाई से। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बच गया क्या, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही विद्युत फ्लक्स है और यही गाउस का नियम भी है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने गाउस का नियम सिद्ध कर दिया, किसके नियम की सहायता से बच्चों, कूलॉम के नियम की सहायता से हमने इसे सिद्ध किया है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंपल करने के लिए ये जो बंद पृष्ठ है ना, इसको आप क्या मान लीजिए, गोला ही मान लो, तो और सिंपल हो जाएगा। जैसे आपने इसको ऐसा गोला बना लोगे ना बच्चों, तो फिर आपके पास में ये ds ही रहेगा, cos थीटा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो ds डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ds करोगे तो फिर आप s लिखोगे, और गोले का s कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जग जाहिर है ये चीज तो। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देना। ठीक है, फिर आपको उधर घन कोण नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बिना घन कोण के भी ये सॉल्व हो सकता है। कब सॉल्व हो सकता है, जब हम इस बंद पृष्ठ को क्या मान ले, गोला मान ले तो। ठीक है, और हम यही तो बोल रहे थे कि फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति पे निर्भर नहीं करता। हमने बोला देखो अभी अपने ऐसा लिया तो भी यही निकाला, अगर गोला लेते तो भी उतना ही निकालते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, फ्लक्स का मान किस पे निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक सवाल और बताता हूं कि बंद पृष्ठ की आकृति पे निर्भर नहीं करता कैसे। लेट्स सपोज करो कि बोल रहा है एक सवाल के अंदर कि किसी गोले के केंद्र, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसके केंद्र पर क्यू आवेश है तथा इससे संबंधित फ्लक्स का मान फाई है। गोले का केंद्र, सवाल को समझना, गोले का केंद्र है और गोले के केंद्र पर क्यू आवेश है, गोले का त्रिज्या कैपिटल आर है और इससे संबंधित फ्लक्स कितना है बच्चों, फाई है। यदि गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए, 2r कर दी जाए या तिगनी कर दी जाए, तो उस गोले से संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा। तो पहले भी गोले में क्यू आवेश था, छोटे वाले में, 3r वाले गोले में भी वही क्यू आवेश है, आवेश का मान चेंज हुआ नहीं, फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता कि बंद पृष्ठ की आकृति कैसी है, इसलिए इस स्थिति में भी फ्लक्स कितना रहेगा, फाई ही रहेगा वापस। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या को दुगना करने पर या घन की भुजा को दुगना या तिगुना करने पर फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर सबसे पहला अनुप्रयोग जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि गाउस के नियम की सहायता से किसी अनंत रेखीय चालकता या अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वापस से देख लीजिए, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। ये इसका पहले नंबर का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग के अपन दो भाग कर लेंगे इस समय इस वाले के अंदर। पहला, सबसे पहले अपन दिशा देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, दिशा ज्ञात करने के बाद में हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला टास्क हमारा, हमें जो बोला गया है उसको समझा। तो हमने बोला अनंत रेखीय आवेश बोला गया है, तो ये एक रेखा बनाओ, ये एक चालक तार बना लो और उसके ऊपर समान रूप से समरूप आवेशित होना चाहिए ना, आगे हेडिंग में समरूप आवेशित चालक तार लिख लीजिएगा। तो ऐसा डॉट 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 बना लेते हैं, अनंत रेखा तक दर्शाना है। ठीक है, हो गया। फिर इस
आवेश चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर, ये शायद वो कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है। तो वो कैसी होगी, दिशा क्या होगी, ठीक, तो हमने समझना है इस चीज को बच्चों। तो हमने क्या किया, इससे एक लंब डाला, ये एक लंब डाल दिया, ठीक है। और लेट सपोज करो कि ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपन ने कितनी मान ली, अब d मान लो, x मान लो, r मान लो, जैसा भी आप मानना चाहो, ठीक है। और ये यहाँ पर आ रहा है O बिंदु पर। फिर हमने क्या किया, इस O बिंदु से स्मॉल l ऊपर की ओर चले, कहाँ की ओर चल रहे हैं, ऊपर की ओर, और यहाँ पर एक रेखीय अल्पांश काट रहे हैं। कैसा अल्पांश काट रहे हैं, रेखीय अल्पांश, और ये रेखीय अल्पांश क्या है, a1 है। चूंकि पूरी लंबाई, अगर l लंबाई पर आवेश, समझना, अगर l लंबाई पे आवेश q है तो फिर dl, अल्पांश की लंबाई dl है, dl पर कितना आवेश होगा, dq आवेश होगा, ठीक है। तो इसके पास में कितना आवेश है, dq आवेश है। इतना का इतना लंबाई l नीचे की ओर चलो और वापस से एक अल्पांश काट लिया और ये अल्पांश का नाम दिया हमने a2, ठीक है। दोनों समान लंबाई के अल्पांश हैं, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे पीछे बनाने में हो गया, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, दोनों अल्पांशों की लंबाई समान होनी चाहिए और दोनों O बिंदु से समान दूरी पर स्थित होने चाहिए। तो हमने दो अल्पांश ले लिए A1 और A2। अब सोचना, A1 अल्पांश के पास में dq आवेश है और dq आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, U। जो फोर्स की दिशा होती है, बल की दिशा होती है, वही तो जाती है। अब मेरी रेखा थोड़ी सीधी नहीं बन रही है, आप स्केल की सहायता से सीधी बना सकते हैं। ये अल्पांश के कारण है तो अपन ने लिखा dE1 ऐसा, ठीक है, dq के कारण, और ऐसे यहाँ वाले dq के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, ये होगा क्या, dE2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसको अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों कोण ही बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अगर आप ये ऊपर वाला त्रिभुज देखेंगे ना, ये और ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, ये बात ध्यान में रखना। कैसे, ये L है तो ये भी L है, ये अगर D, इसको R ही मान लो, इसको R मान लेते हैं। अगर ये R है तो दोनों त्रिभुजों में ये R कॉमन है, दो भुजाएं समान है, एक कोण 90 डिग्री का है, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए, तो ये वाले दोनों कोण समान है। अगर ये दोनों कोण समान है तो ये भी दोनों समान ही होंगे, क्यों भाई, शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, खत्म किस्सा, ठीक। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। चलो, तो अब अगर ये थीटा थीटा के हैं तो फिर विद्युत क्षेत्र के घटक आने चाहिए। अब समझना, dE1 और dE2 दोनों परिमाण में समान है। क्यों समान है, कारण बता देता हूं मैं। तो समझिए, यहाँ पे dq आवेश है, यहाँ पर भी dq आवेश है, समान आवेश के कारण है। ये दूरियां भी तो समान है, समान आवेशों के कारण समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होती है, बस यहाँ पर दिशा जो है वो अलग अलग है, विपरीत नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, dE1 और dE2 परिमाण में क्या है बच्चों, समान है। फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो, तो हमने dE2 का घटक देखा, थीटा से कनेक्टेड घटक कोस का होगा, तो ये होगा dE2 कोस थीटा, सदिश मत लगा देना ऊपर, घटकों पे सदिश नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। और dE1 का ये थीटा से कनेक्टेड घटक क्या होगा, dE1 कोस थीटा। फिर थीटा से कनेक्टेड घटक नहीं है, जो कनेक्ट नहीं है, वो कौन सा होगा, dE1 साइन थीटा, और ये वाला होगा dE2 साइन थीटा, इसका घटक, ठीक है। आप गौर करें, dE1 तथा dE2 परिमाण में समान होने के कारण, अब ये लाइनें थोड़ी समझ लीजिएगा, ठीक। आप ज्यादा थ्योरी न लिखें इसके अंदर, डायग्राम को अच्छे से बनाएं, अच्छे से बनाने के पश्चात में आपको क्या लिखना है, हम ये बोलेंगे dE1 तथा dE2 परिमाण में समान होने के कारण dE1 साइन थीटा एवं dE2 साइन थीटा परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये घटक तो खत्म हो गए। तथा dE2 तथा dE1 कोस थीटा या फिर इनके कोस के घटक एक ही दिशा में कार्य करने के कारण जुड़ जाते हैं एवं परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है बच्चों, यू, तो अगर ये दूरी r है तो अपन बोलते हैं त्रिज्यीय दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, त्रिज्यीय दिशा में जा रहा है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसको कैसे लिखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है।
तो हम बोलेंगे कि किसी समरूप आवेशित अनंत रेखीय चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अभिष्ट बिंदु को चालक तार से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश प्राप्त होती है। बात समझ में आ गया? विद्युत क्षेत्र की दिशा अनुदिश ही तो है। अब ये धनात्मक है तो फिर अनुदिश है और कैसी है? बाहर देखती हुई है, लंबवत बाहर की ओर देखेगी। ठीक, अगर यही आवेश ऋणात्मक होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों ऐसी होती। ठीक है, लेकिन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तो प्राप्त हो रहा है ना? ये बात ध्यान में रखनी है। तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन ध्यान में रखेंगे क्या, कि किसी समरूप आवेशित अनंत चालक तार के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा या अभिष्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु को चालक तार से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश प्राप्त होती है। ठीक है, ये अपना दिशा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, डन हो गया। चलिए अब अपन काम करते हैं। क्या काम करते हैं अपन? अब इसके बाद में क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण रूप में। किसमें देखेंगे अब अपन? परिमाण रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो वही बनाना है, अनंत आवेशित चालक तार बनाना है, समरूप आवेशित और अनंत लंबाई का होना चाहिए। तो ये आवेश दर्शा दिया और आवेश को दर्शाने के बाद में हमने इसको परिबद्ध भी करना है। ठीक है, तो हमने इसकी L लंबाई को परिबद्ध किया गाउसीय बंद पृष्ठ से। एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाया, गाउसीय बंद पृष्ठ। ठीक है, और उससे हमने इसको क्या किया? परिबद्ध करने की कोशिश करी। तो परिबद्ध करते हैं इसको ऐसा, चलो परिबद्ध करते हैं। ये बेलन से हमने इसे परिबद्ध किया है। ये परिबद्ध कर दिया। ठीक है, और इसके P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस P बिंदु की दूरी कितनी? जितनी आपने उस तरफ ली थी, R। ठीक है, तो R दूरी पर ही रहना चाहिए जितना वहां पर हमने माना था, वहां पर P बिंदु R दूरी पर ही था। ठीक, चलिए तो अब जब आप बेलन को समझते हो तो बेलन के पास में कितने मुक्त पृष्ठ होते हैं? तो पेन को आप बेलन मान सकते हो। ठीक है, अगर ये पेन जो है वो एक बेलन है तो इस बेलन के पास में कितने पृष्ठ हैं? तुमने बोला एक तो इसका वक्र पृष्ठ है, ये जो आपको दिख रहा है ना। ठीक, एक सामने वृत्त होता है और एक यहाँ पर वृत्त होता है। ठीक, तो दो तो वृत्ताकार भाग है इसके पास में और एक वक्र पृष्ठ है इसके पास में, तो तीन भाग होंगे। तो हमें तीन क्षेत्रफल अल्पांश मिलेंगे। तुमने बोला एक यहाँ पर है S1, यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तीनों भागों पर। ठीक है, S1, S2 और S3 मैंने नाम दे दिया। अब क्षेत्रफल की दिशा देखो, तो हम बोलते हैं तल के लंबवत बाहर की ओर देखनी है। तल के लंबवत बाहर की ओर देखेंगे तो ऐसा, ऊपर वाला तल और तल के लंबवत बाहर की ओर देखोगे तो ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ds। ऐसे ही नीचे वाला वृत्त कहाँ की ओर देखेगा? नीचे की ओर देखेगा, और वक्र पृष्ठ बाहर की ओर देखेगा तो ऐसा जाएगा ये। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो इन्हीं अल्पांशों पे क्या होगा? हम बोलते हैं अभिष्ट बिंदु को तार से मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश, और बाहर की ओर ही जाना चाहिए, है ना विद्युत क्षेत्र। तो फिर प्लस के कारण था ना इसलिए, फिर यहां पर भी मिलाती हुई रेखा के अनुदिश चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ जाएगा। यहां पर भी मिलाती हुई रेखा के अनुदिश चलेंगे तो इस तरफ जाएगा। पता चल गया विद्युत क्षेत्र इस तरीके से। ये वाला कोण कितने? θ1 कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये θ2 कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। ये θ3 कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। पता चल रहा है ना, अपने आप पता चल जाना चाहिए डायग्राम से कि 90 है 0 है। दोनों एक ही दिशा में थे इसलिए 0 डिग्री। दोनों के बीच का कोण देखो 90 डिग्री दिख रहा है इसलिए 90 डिग्री लिख दिया है। ठीक हो गया ये काम। अब देखो हम काम कैसे करेंगे? तो डेरिवेशन को समझने के लिए हमने सबसे पहले तो एक गणना वो करी जो कि हमने सतत आवेश वितरण में पढ़ी थी। सतत आवेश वितरण में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर आवेश कहाँ पर है? रेखा पर है।
तो इसका रेखीय आवेश वितरण के अकॉर्डिंग काम करेंगे और रेखीय आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला कि माना चालक की एल लंबाई पर, एल लंबाई है ना, बेलन की लंबाई कितनी मान रहे हैं हम, ये यहां से लेकर यहां तक की एल लंबाई, ठीक है। एल लंबाई पर क्यू आवेश है, अतः रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से लैम्डा बराबर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। और ये हमारे लिए क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब हम काम करेंगे किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो हमने लिखा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम क्या बोल रहा था बच्चों, गाउस का नियम हमें ये बोल रहा था कि समाकलन, और बंद पृष्ठ के लिए बंद लगाना पड़ेगा, E सदिश डॉट ds सदिश बराबर क्या होना चाहिए, समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप इस चीज को है ना एक बार के लिए साइड में उतार लीजिएगा, मैं इस इक्वेशन को इस तरफ लिख रहा हूँ, तो साइड में लिख दिया है मैंने q डिवाइडेड बाय l, आप इस चीज को उतार लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ ताकि आगे आसानी से इस डेरिवेशन को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो समीकरण 1 मैंने अंदर लिख दिया है, ठीक है, आप उतार लीजिएगा इस चीज को। देखो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने बोला कि किसके नियम से, गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या बोल रहा है भाई, गाउस का नियम हमें ये बोल रहा है कि समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश बराबर समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए था, है ना, संपूर्ण बेलन के लिए था। और बेलन के कितने टुकड़े किए, कितने भाग किए हमने बोला कि 3 भाग देखे हमने, S1 S2 और S3। तो अब इसको तोड़ते हैं, तो जब तोड़ोगे तब ये बंद पृष्ठ हटाना पड़ेगा। तो हमने इसको तोड़ा बच्चों, तो हमने लिखा S1 और लिखा E सदिश डॉट ds सदिश, और जैसे तोड़ा वो गोला हट चुका है बच्चों, और 3 भाग करोगे आप, फिर S2 E सदिश डॉट ds सदिश, फिर S3 E सदिश डॉट ds सदिश, ठीक है। बराबर में क्या बच्चों, समीशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 वाला काम करेंगे, डॉट को हटाएंगे, सदिश को ऊपर से हटाएंगे, और cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 आ जाएगा इनके साथ में। तो इसको क्या करना है, S1 और यहाँ पे लिखेंगे E ds cos थीटा 1 प्लस S2 E ds cos थीटा 2 प्लस S3 E ds cos थीटा 3 बराबर समीशन q की जगह मैं q लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके आगे देखो बच्चों क्या काम करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 का मान रख देते हैं 90 0 और 90। तो हमने काम किया S1 के लिए E ds cos 90, फिर S2 के लिए E ds cos 0, S3 के लिए दिख रहा है ना 3, ये पता चल रहा होना चाहिए डायग्राम से, E ds cos 90 बराबर क्या बच्चों, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। cos 90 का मान आप सभी को पता होता है 0 होता है, तो ये दोनों घटक तो आगे वाले स्टेप में आएंगे। cos 0 का मान 1 होता है और ये 1 ही बच गया है, तो हमने इसको लिखना है E ds, और कौन सा वाला था, S2 था, बराबर क्या बच्चों, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो E विद्युत क्षेत्र r दूरी पर समान ही होगा, यहां पर समाकलन होगा किसका, क्षेत्रफल का, ds का समाकलन होगा, वो भी S2 पृष्ठ के लिए, सिर्फ और सिर्फ S2 के लिए, पूरे बेलन का नहीं करना। S2 पृष्ठ है कौन सा, वो गौर करो, S2 पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH,
कितना होता है 2πr(h). अब h की जगह यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा बच्चों, l। बेलन की लंबाई क्या यूज की थी, l यूज की थी, तो h को हटाएंगे और लिखेंगे l, तो ये हो जाएगा 2πrl। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे e और यहाँ पर सॉल्व करके लिखा 2πrl। ठीक है, बराबर क्या बच्चों, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो विद्युत क्षेत्र देखो, E बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 2πrl एप्सिलॉन नॉट। हो गया काम, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक चीज ये देखो, दिख रहा है Q बाई एल, Q बाई एल क्या होता है, लैम्डा। समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, ऊपर आएगा लैम्डा, Q बटा एल हट चुका है। ठीक, 2πr ऐसा का ऐसा और एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा। जल्दीबाजी में बच्चों एप्सिलॉन नॉट गायब हो जाता है ना, वो मत गायब कर देना। तो E बराबर परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसे न्यूमेरिकल या याद रखने के दृष्टिकोण से हम एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं वो समझिए। तो ये इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, या साथ ही साथ में उतार रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो काम करना चालू किया अपन ने। डायग्राम को मिटा देता हूँ, अब तो यूटिलाइज खत्म हो गया इसका, है ना, तो ये डायग्राम को ही मिटा देता हूँ। ये तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो हमने लिखा विद्युत क्षेत्र E बराबर, अब देखिएगा इसको 2/2 से गुणा किया तो 2/2 लिख रहा हूं मैं, और फिर इस चीज को ऐसा का ऐसा, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 लैम्डा ऐसा का ऐसा, और ये नीचे वाला 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई एक साथ, और ये एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख रहा हूँ और आर को बाद में। आपने गौर किया होगा, ये आपको पता होगा k इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात में। ठीक है, तो अपन ने वही लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास में, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, लिख सकता था मैं। तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, तो दो ऐसा का ऐसा, इसकी जगह k लिखा, लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या, आर। ये भी विद्युत क्षेत्र ही है बच्चों। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो सदिश रूप में ये क्या होगा बच्चों, तो ध्यान में रखो भाई, हमने बोला था त्रिज्यीय दिशा थी, त्रिज्यीय को आर कैप, लंबवत को एन कैप से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्यीय दिशा को किससे, आर कैप से, और लंबवत दिशा को किससे, एन कैप से। एन कैप मतलब नॉर्मल टू द सरफेस या फिर नॉर्मल टू द प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडियल है दिशा, त्रिज्यीय दिशा थी। ठीक, तो हमने बोला कि E सदिश बराबर, पहले तो परिमाण लिख दो, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, परिमाण हो गया, और दिशा को दर्शाने के लिए आर कैप लगा दीजिएगा। ये इसका कौन सा रूप है, सदिश रूप है। ठीक है, और लास्ट अब हम बात कर रहे हैं, ये लास्ट में क्या है बच्चों हमारे पास में, ग्राफ। ग्राफ भी पूछे जाते हैं, और ये बात ध्यान में रखो, जितना पूछा है एग्जाम में उतना काम करना है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है ना। तो जितना पूछा है, अगर सदिश रूप नहीं पूछा है तो छोड़ दो, नहीं लिखना है सदिश रूप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सदिश रूप में कहाँ कहाँ सदिश लगा देते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता रहता। ठीक है, तो जितना पूछा है उतना काम करो, सुस्पष्ट करो, अच्छे से करो। तो अपन ने देखा ग्राफ बनाया, ग्राफ किसके बीच में, एक तो अपन देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र और आर के बीच में, तो आप गौर करो विद्युत क्षेत्र और आर, नीचे भाग लग रहा है दूरी का, तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है विद्युत क्षेत्र क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र एवं P बिंदु की दूरी ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आपको पता होगा कैसा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ अति परवलयाकार, कैसा, अति परवलयाकार, ऐसा यूं लिखा जाएगा। ठीक है, इसे जब हम व्युत्क्रमानुपाती आर बोलेंगे तो फिर तो ऐसा जाएगा,
लेकिन इसे 1/r से देखें तो फिर इसे क्या पढ़ा जाएगा, समानुपाती पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ सकते हैं ना, E समानुपाती 1/r। तो E समानुपाती 1/r, अगर यहाँ पर 1/r आता और यहाँ पर E आता तो विद्युत क्षेत्र और दूरी के व्युत्क्रम के बीच में ग्राफ कैसा जाएगा, सरलरेखीय जाएगा, समानुपाती वाला ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के एक तो ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। नॉर्मली ये पूछा जाता है, घुमाएगा तो यहाँ तक घुमा सकता है, इससे ज्यादा घुमाने की तो उसके पास में कोई रेखा रूपरेखा नहीं दिख रही मेरे को। फिर E, रेखीय आवेश घनत्व और E के मध्य ग्राफ कैसा है, समानुपाती का, ऊपर आ रहा है ना, तो समानुपाती का आ रहा है तो कैसा जाएगा, समानुपाती का ग्राफ अभी अपन ने बनाया, इधर लैम्डा इधर और ऐसा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से किसी समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r आती है। एक सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ, कितना कितना कितना, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर, दिमाग में रखो, मात्रक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ भी नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, आपके पास में व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करें, आपका नाम लिखें और व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को। ठीक है, हैव ए गुड डे, टेक केयर।